आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम MA राजनीति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट, से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड किया था, और जो शेष प्रश्न हैं वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी प्रश्नों को यदि आपने अच्छे से देख लिया तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, समझिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी नेतृत्व की नीतियों में अंतर बताइए, अथवा सूरत की फूट। तो आप जानते ही हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए दो दल थे, एक नरम दल थे और एक गरम दल थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना। इसमें आप देख लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी नेतृत्व की नीतियों में अंतर। उग्रवाद के सिद्धांतों तथा कार्यप्रणालियों को समझने हेतु उदारवाद से उसके अंतर को समझ लेना श्रेयस्कर होगा। उग्रवादी उदारवादी कांग्रेस के दो पक्ष थे, जिन्हें क्रमशः वामपंथी दक्षिणपंथी कहा जाता था। दोनों दलों के उद्देश्य में बहुत कुछ समानता थी, लेकिन दोनों के तरीकों में मौलिक अंतर थे। उनके उद्देश्यों तथा साधनों में निम्नलिखित अंतर थे, जिसे आप निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लिख सकते हैं। पहला है, दोनों का मौलिक उद्देश्य एक था, स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन स्वशासन से दोनों दलों का आशय भिन्न था। इसे आप देख लेंगे। उदारवादी केवल संवैधानिक तरीकों का प्रयोग उचित समझते थे, जबकि उग्रवादी राजनीतिक आंदोलन में विश्वास करते थे। उदारवादियों के विचार में ब्रिटेन तथा भारत के हित में बहुत गहरा विरोध नहीं था। अगला देख लेंगे, उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उनके आधार पर विकसित हिंदू धर्म राष्ट्रीयता के पोषक थे, जबकि अधिकांश उदारवादी पश्चिमी सभ्यता तथा संस्कृति से प्रभावित तथा पश्चिमी संविधानवाद के पोषक थे। उसके बाद आप जो है इसके निष्कर्ष लिख लेंगे। कह रहा है कि सर जॉन कमिंग ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भारत में इन दोनों दलों के विषय में लिखा है कि कांग्रेस के संपूर्ण इतिहास में समय समय पर बने दलों के नामों के नीचे तरीकों के आधार पर विभाजित दो विचारधाराएं देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का परीक्षण कीजिए, अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रारंभिक उद्देश्यों को बताइए। इसे आप देख लेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन तथा उसकी मांगें, एक दो तीन पॉइंट करके आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे कांग्रेस के कार्य की समीक्षा, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन, इसके बाद आपका एक और प्रश्न बनता है, 1885 से 1905 तक की अवधि में उदारवादियों के उद्देश्य, कार्यक्रम एवं साधनों की समीक्षा कीजिए। उदारवादियों के विचार आप देख लेंगे। पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्थाओं के पोषक, क्रमिक सुधारों में विश्वास, वैधानिक तरीकों में विश्वास, ब्रिटेन से अस्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास,
राजनीति स्वशासन की प्राप्ति, इसके बाद एक प्रश्न बनता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गोखले का योगदान। गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, इसे आप पढ़ लेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी के शब्दों में, सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई पड़े जिसे मापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से नहीं उतर सकता, पर गोखले गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। राजनीतिक क्षेत्र में उनके जीवन काल में और उसके अनंतर गोखले का मेरे हृदय में जो स्थान रहा है वो अपूर्व है। फिर अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको आप देख लेंगे। फिर आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, A.O. ह्यूम, जिन्हें कांग्रेस के संस्थापक या कांग्रेस का जनक कहा जाता है, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर जो है आपका एक प्रश्न बनता है, असहयोग आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। असहयोग आंदोलन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ये क्यों स्थगित हो गया, जिसमें आप जानते ही हैं 5 फरवरी सन 1922 को चौरा चौरी कांड होने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। आंदोलन के इस प्रकार स्थगित किए जाने पर अनेक तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी। इसे आप तैयार कर लेंगे। फिर आपका एक प्रश्न बनता है, खिलाफत का मुद्दा असहयोग आंदोलन से किस प्रकार जुड़ा हुआ था, स्पष्ट कीजिए, या खिलाफत आंदोलन क्या है, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपका बनता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, अथवा 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों का विवेचना कीजिए। इस अवधि में इसकी आधारभूत कमजोरियां क्या थीं, इसे आप देख लेंगे। तो सबसे पहले आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखेंगे। इसमें आप लिख लेंगे अंग्रेजी राज का प्रभाव, भारत की राजनीतिक एकता, भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना, तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना, समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव, समाज तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रगतिशील रूप, जातिवाद, आर्थिक शोषण, ये तमाम कारण थे जिसके चलते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न बनता है, होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, अथवा होम रूल आंदोलन क्या है। तो होम रूल आंदोलन के बारे में आप पढ़ लेंगे। श्रीमती बेसेंट एक आयरिश महिला और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका थीं। इस समय आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना हुई थी, जो वैधानिक और शांतिप्रिय उपायों से आयरलैंड के लिए होम रूल या स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमती बेसेंट यही चाहती थी कि भारत में भी आयरलैंड की भांति होम रूल आंदोलन चलाया जाए। इस हेतु वे स्वयं कांग्रेस में शामिल हुई और उदारवादियों तथा उग्रवादियों को एकताबद्ध कर होम रूल आंदोलन चलाया। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। फिर होम रूल आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, इसे आप देख लेंगे।
फिर आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति। मार्च 1916 में लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र पूना था। इसके 6 माह बाद 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने एनी बेसेंट को पूरा सहयोग दिया और ये दोनों नेता समान उद्देश्य की प्रगति हेतु संगठित रूप में कार्य करने लगे। आंदोलन के प्रवर्तकों ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किए। दोनों नेताओं ने पूरे भारत का दौरा किया और अपने भाषणों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल की मांग पर जोर दिया। नेताओं के ये दौरे बहुत ही प्रभावशाली रहे और पुलिस ने अपनी रिपोर्टों में ठीक ही लिखा है, होम रूल आंदोलन के नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं हैं। इसे आप तैयार कर लेंगे। फिर मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917, ये आप देख लेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जन समूह इससे कैसे संबंध था, या स्वदेशी आंदोलन क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न बनता है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों का महान और ऐतिहासिक संघर्ष 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। आंदोलन आरंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। इन कारणों को आप देख लेंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट करके आप लिख लेंगे। फिर इन आंदोलनों की क्या परिणाम हुए, इन परिणामों को आप देख लेंगे। उसके बाद एक प्रश्न आपका बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी तथा उनके साथियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया था। आंदोलन शुरू करने के पूर्व महात्मा जी ने वायसराय को पत्र लिखकर सरकार से समझौता करना चाहा, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अतः आंदोलन आरंभ करने के अतिरिक्त उनके सामने कोई चारा नहीं रहा और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इसे आप देख लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न बनता है, गांधी इरविन समझौता की प्रमुख विशेषताएं, या गांधी इरविन समझौता। समझौते की शर्तों के अनुसार सरकार ने क्या क्या आश्वासन दिए, इसे आप देख लेंगे। फिर समझौते की क्या प्रतिक्रिया हुई। फिर अगला एक प्रश्न बनता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक का योगदान। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न बनता है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 का महत्व। तो कांग्रेस के सालाना अधिवेशन के स्मारक सत्र के आतिथ्य का सम्मान लाहौर को मिला, जो पंजाब की राजधानी थी, और पूर्ण स्वराज की घोषणा करने का सम्मान जवाहरलाल नेहरू को मिला, जिन्होंने इस विचार को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया और कहा कि इससे सम्मानजनक लक्ष्य भारतीय लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। पुनः जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में निर्णायक भूमिका गांधी जी की थी, जिन्होंने जन संघर्षों के संकटकालीन क्षणों में उनको यह दायित्व सौंपा था। इसी में गांधी जी ने कहा था कि बुजुर्ग लोग अपनी पारी खेल चुके हैं, भविष्य की लड़ाई तो नौजवान स्त्री पुरुषों को ही लड़नी होगी। इस बैठक का नेतृत्व उन्हीं में से एक करेगा। दायित्व नौजवानों को विनम्र और गंभीर बनाएगा और जिस दायित्व का बोझ उन्हें ढोना है उसके लिए उन्हें तैयार करेगा। फिर आप देख लेंगे, एक प्रश्न और बनता है आपका, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण
तथा उसका प्रभाव, या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और महत्व की विवेचना कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव या क्या महत्व था, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसी में छोटे प्रश्न के तौर पे आपसे पूछता है नमक सत्याग्रह क्या है। फिर छोटे प्रश्न में आपसे पूछता है कि चौरा चौरी कांड क्या है। फिर अगला प्रश्न आपका है बंगाल का बंटवारा कर्जन की हुकूमत का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था या बंगाल का विभाजन। इसे आप देख लेंगे। 1905 में कर्जन ने बंग भंग की एक योजना पेश की। बंगाल विभाजन 2 भागों में होना था, पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल में असम सहित राजशाही चटगांव और ढाका डिवीज़न को सम्मिलित किया जाना था। नए प्रांत की राजधानी के रूप में ढाका का चुनाव किया गया। इस प्रदेश में मुसलमानों का बहुमत था, उनकी संख्या करीब 1 करोड़ 80 लाख और हिंदुओं की 1 करोड़ 20 लाख थी। इसका क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था। इसके प्रशासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की जानी थी। पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा औक बनाए रखा गया। इसका क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील तथा आबादी 5 करोड़ 44 लाख थी। इसमें 4 करोड़ 20 लाख मुसलमान सिर्फ हिंदू थे और सिर्फ 90 लाख मुसलमान थे। ये आप देख लेंगे। ये थे आपके पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 और पार्ट 2 के यदि सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।